हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ माइक सर हियर ऑन द ग्रेविटी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का नया सेक्शन जो है स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोर्सेज के में। ठीक है, तो हिस्ट्री तो हम लोग ने लगभग कंप्लीट कर ली है। अपने लोग का पूरा सेक्शन हिस्ट्री का कंप्लीट हो रखा है। हिस्ट्री के सेक्शन के बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के सेक्शन को कंप्लीट करने चलेंगे। और इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो सेक्शनल हम लोग डिवीज़न करेंगे, उस सेक्शनल डिवीज़न में 1 बाय 1 चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे बहुत आसानी से, जिससे आपको वो सारे के सारे चैप्टर विद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी समझ में आ जाए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आज हम लोग चैप्टर की बात करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को समझने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में फ़र्क क्या होता है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों लगभग सेम टर्म लगते हैं हम लोगों को, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको लेकर हम लोग के मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, है ना। ये सब कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं है। हमारे पास में सोल्यूशन है इसको लेके, सारी डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास में, हर एक तरीके की हमारे पास में सुविधाएं हैं कि हम समझ सकें कि हमारे पास में इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, वो सुविधाएं हमारे पास में ये है। हमको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अगर डिफरेंस समझना है तो जो इकोनॉमी है हमारा वो एक सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का। जो भी रिसोर्सेज को आप बनाते हो उस रिसोर्सेज को बनाने के बाद में प्रोडक्शन जो आप लोग करते हैं, जो भी हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं मार्केट के अंदर, कोई भी एक मार्केट होती है, उस मार्केट के अंदर रिसोर्सेज की अगर या गुड्स की अगर बात करें, उनका प्रोडक्शन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनको कंज्यूम किया जाता है, कंजम्पशन होता है। यही जो सिस्टम है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है? ये इकोनॉमी कहलाता है, ये इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, इकोनॉमी बेसिकली टू सेव मनी इसी के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे इस चीज़ को, इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर लिया जाए तो वो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इसी टॉपिक की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स जो है आपका पूरा सोशल साइंस है। क्या है ये? एक ब्रॉड स्टडी है, बहुत ब्रॉड स्टडी है पूरे के पूरे सोशल साइंस की। एक हम लोग कह सकते हैं इसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। इकोनॉमी हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, बल्कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जैसे बड़ी बड़ी हम लोग रिसर्च करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही करते हैं। इसके अंदर भी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, लेकिन उसकी यहाँ पे हम लोग स्टडीज़ करते हैं। ये सोशल साइंस है जिसके अंदर हम लोग इनकी स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक तो एक एडजेक्टिव है और इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरीके से इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिकल कैसे करेंगे, उसकी कॉस्ट को डाउन करके, उसकी कॉस्ट को बढ़ा के किसी भी चीज़ को इकोनॉमिकल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ को इकोनॉमिकल कहते हैं। ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, कुछ बेकार ब्रांचेस के अंदर अगर हम लोग बात करें, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटा, और मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। जब किसी चीज़ की हम लोग बात करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक में ये फ़र्क होता है। जब भी हम कभी भी स्टडीज़ करते हैं बहुत ही स्मॉल स्केल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, कभी भी इंडिविजुअल लेवल पे या बहुत स्मॉल लेवल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, किसी भी एक इंडस्ट्री की बात करें, उस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर वर्कर की इनकम क्या है उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो वो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक को एज अ होल काउंट करते हैं हम लोग। ये पूरी की पूरी जो स्टडी होती है कंप्लीट फॉर्म की और ब्रॉड स्टडी होती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक इंडस्ट्री के वर्कर का एग्जांपल दिया, उसकी इनकम को काउंट करते, लेकिन जब हमको पूरी इंडस्ट्री की इनकम को काउंट करना है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, ठीक है, ये एज अ होल बात हम लोग इसकी कर रहे हैं, तो तब वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी को ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ जिसको हम लोग कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड करते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी होती है वो आपको इस डायग्राम में बहुत आसानी से दिख सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कई सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है हमारे पास में। उन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में अलग अलग लोग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, हमको ये दिख रहा है कि ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, पोस्टमैन आया हुआ है, पोस्टल सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेली वेज वर्कर्स दिख रहे हैं हमको, मजदूर वगैरह
वगैरह जो होते हैं वो मजदूर वगैरह किस तरीके से उसको रिसोर्सेज को और कैसे अपनी रिसोर्सेज को अर्न करते हैं, उसकी एक एक्टिविटीज़ दिख रही है। यहाँ पे हमको एक कुली दिख रहा है, कुली अपना काम कर रहा है। फार्मर है, फार्मर दिख रहा है हमको। यहाँ शॉप दिख रही है, शॉप के ऊपर जो सर्विसेज वगैरह हैं, डायमंड या गोल्ड वगैरह लोग खरीदते हैं, या तमाम तरीके के जो भी कंजम्पशन करने जाते हैं, गुड सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं, वो सब है क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मार्केट का रन करना ही, मार्केट का चलना ही क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डेवलपमेंट की बात करनी है हम लोग को, तो डेवलपमेंट को देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पोर्शन कहीं ना कहीं क्या है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट के गोल्स क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम लोग कंट्रीज की कि कौन कौन सी कंट्रीज के हिसाब से डेवलपमेंट का एक रेशियो काउंट किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के भी बात करेंगे और मेजरिंग ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, कुछ ये कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना जरूरी है। तो आगे सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट की कुछ थिंकर्स के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे टोडेरो एंड स्मिथ की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी है, वो डेवलपमेंट की डेफिनेशन देने का मतलब इनका, अगर किसी भी मार्केट के अंदर या किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री या टेरिटरी के अंदर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट के ऐसे कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपमेंट की तरफ है, डेवलपिंग टाइप ऑफ कंट्री है। तो डेवलपमेंट इसके बेसिस पे काउंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टोडेरो एंड स्मिथ, जब इनइक्वालिटी, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को हम लोग काउंट करें और उनकी स्टडीज करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट हमारा कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो यूएनडीपी ने ये बोला कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि आपका डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉलेज या आपकी जो भी हेल्थ या जो भी पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम लोग काउंट करते हैं कि ये क्या है। अगर हम लोग इसकी बड़ी बड़ी बात करें तो यूएनडीपी ने स्केल्स को ऐसे डिवाइड किया हुआ है, एक इसका पैरामीटर हेल्थ है, एक इसका पैरामीटर नॉलेज। नॉलेज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एजुकेशन की। और तीसरी बात हो रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये होता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी जो इनकम है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम कैसी है, उसके रेशियो से भी हम लोग डेवलपमेंट के रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन देखें, द डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक ग्रोथ के अकॉर्डिंग, किसी भी कंट्री की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और ह्यूमन वेलफेयर, इन तीनों के तीनों पैरामीटर्स को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो यही हमारा डेवलपमेंट होता है। जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है जब जीडीपी वगैरह को हम लोग किसी भी कंट्री की काउंट करते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अभी जीडीपी क्या है वो आगे समझाएंगे आपको। टेक्नोलॉजी, कोई भी कंट्री कितनी टेक्नोलॉजी में कितनी इंप्रूव कर रही है, ज़्यादा स्पेस पे कौन पहुँच रहा है, ठीक है, ज़्यादा मून के ऊपर कौन चला जा रहा है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिसाइल्स को कौन डेवलप कर रहा है, ठीक है, कौन न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, ये सारी के सारी टेक्नोलॉजी भी एक पैरामीटर है। तीसरी चीज़ पैरामीटर क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर वही हो गया, एजुकेशन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पॉवर्टी से आप दूर है या नहीं है, इनइक्वालिटी आपकी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे तमाम पैरामीटर्स आपके हैं जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ गोल्स हैं। डेवलपमेंट के गोल्स क्या, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक उसका गोल है डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल में क्या बोला गया है कि प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर द सेक ऑफ द फ्यूचर। अगर आज की रिसोर्सेज को हमने नहीं बचाया तो आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगी। पानी अगर हम अभी सारा का सारा यूज़ कर लें, प्यूरिफाइड वाटर को अगर हम लोग यूज़ कर लें, जो कि बहुत कम अमाउंट में हमारे पास में, तो आने वाले समय में हमारे पास में प्यूरिफाइड वाटर बचेगा ही नहीं। तो उस प्यूरिफाइड वाटर को भी तो हमको बचाना है आने वाली जनरेशन के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो वो डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स कुछ इस तरीके भी हो सकते हैं कि किसी भी कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उसकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो हमारा टारगेट पॉवर्टी बन जाएगा। किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी हो सकती है, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है तो हमारा टारगेट इनइक्वालिटी बन जाएगा। किसी कंट्री में बहुत बेरोजगारी है, चरम पे है बेरोजगारी, एकदम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और उस अनएम्प्लॉयमेंट से लोग दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना ही टारगेट बन जाएगा, डेवलपमेंट का गोल बन जाएगा। किसी भी कंट्री में भूखमरी बहुत ज़्यादा है, स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है, लोग भूख से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, तो भूखमरी को दूर करना, स्टारवेशन
करप्शन को दूर करना ही एक डेवलपमेंटल गोल बन के सामने आता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल गोल्स किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में सेट करके हम नहीं रख सकते। डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस एंड गोल्स आर एवर चेंजिंग। एक प्रोसेस है और गोल्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। जिस चीज़ की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। हर कंट्री के लिए, हर नेशन के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं, जिसके मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, एस्पिरेशन, डिजायर्स, नीड्स, इन सब के बेसिस पे हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल गोल्स। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग ही है कहना कहीं ना कहीं कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है, तो हर किसी के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, पहली बात दी हुई है डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर एवरीवन। डेवलपमेंट हर किसी के लिए सिमिलर है। सिमिलर कहते हैं कि भाई सभी को जो है अपनी स्थिति को या अपनी सिचुएशन को अपलिफ्ट करना है, अपनी सिचुएशन को बढ़ाना है, तो सिचुएशन को बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला लगभग सभी के लिए सेम है, सभी लोग सेम स्टेज से ही जाते हैं, तो इसलिए सबके लिए सेम है। डेवलपमेंट बिल्ड्स ऑन अर्लियर लर्निंग। डेवलपमेंट जो है वो पुरानी या पहले की कहीं ना कहीं स्किल्स के ऊपर ही बिल्ड करता है। ठीक है, जैसे लर्निंग सिक्वेंशियली, ईच स्किल बिल्ड्स ऑन द लास्ट। अगर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आप 10th में हैं, 10th में आप जो है जो भी अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, 10th क्लास तक जो भी अभी आपने पढ़ा है उसी के बेसिस पे तो आप आने वाले समय में 11th और 12th में परफॉर्म करेंगे। 11th 12th में जो भी नॉलेज होगी वो किसके बेसिस पे होगी, 10th के बेसिस पे होगी। तो बिल्ट वो जो भी होगा वो पास्ट पे आपके 10th के बेसिस पे ही बिल्ट होने वाला है 11th और 12th आपका। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है अर्लियर लर्निंग के ऊपर ही ग्रो करता है। डेवलपमेंट आपके लिए क्या है कि 10th क्रॉस करके आप 11th में चले जाएं, 11th क्रॉस करके 12th में चले जाए, आपके लिए डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट एन इंडिविजुअल रेट। डेवलपमेंट जो है हर एक इंडिविजुअल रेट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रोसीड्स करता है। ठीक है, हर किसी के लिए अलग है, वही वाली बात है, हर किसी के लिए इसका पैमाना भी अलग है, रेट भी अलग है, पैरामीटर भी अलग है। ठीक है, द डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। लेकिन अगर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एरियाज की बात करें अगर डेवलपमेंट के, वो कहीं ना कहीं है इंटर रिलेटेड ही। कॉमन सबके बीच में एक चीज़ है, हेल्थ चाहिए सबको, एजुकेशन सबको चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा चाहिए। ठीक है, वेलफेयर चाहिए कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए। तो डेवलपमेंट के गोल लगभग कहीं ना कहीं सेम ही है। ठीक है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट जो है पूरी लाइफ टाइम चलते रहेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एजुकेशन हमको डेवलप करनी है तो एजुकेशन डेवलप्ड हो जाए और ख़त्म कर दें, हम हमारा ये गोल पूरा हो गया। नहीं, ये गोल पूरा नहीं हो सकता, टारगेट पूरा नहीं हो सकता, इसमें हमेशा चेंज होते रहेंगे और ये पूरी लाइफ कहीं ना कहीं चलता रहता है। ठीक, अगर हम लोग इनकम एंड अदर गोल्स की बात करें, डेवलपमेंट के कुछ ये भी गोल है कि इनकम और अदर गोल्स भी डेवलपमेंट के गोल्स हैं। इनकम को अर्न करना भी तो डेवलपमेंट का गोल है। अगर इनकम को अर्न ही नहीं किया जाएगा, इनकम को गेन ही नहीं किया जाएगा, तो किसी भी कंट्री की जीडीपी कैसे चलेगी, किसी भी कंट्री की रिसोर्सेज कैसे कंज्यूम होंगी, किसी भी कंट्री की अगर हम लोग बात करें पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, और वो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में आके इक्वेट कैसे करेगी, पैरामीटर कैसे डिसाइड होगा उनके बीच का। ठीक है, तो ये है इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो इनकम भी बहुत ज़रूरी है। उसके इनकम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे मनी है। ठीक है, मनी क्या है, मनी इज द एक्सचेंज ऑफ, मनी क्या है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज किस चीज़ का, किसी भी गुड्स के बदले में अगर आप किसी करेंसी को किसी पर्सन को देते हो तो वो गुड्स आपको दे दी जाती है, तो मनी इज द एक्सचेंज। ठीक है, तो एक एक्सचेंज का फॉर्म है मनी, जिसके थ्रू हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इसका गोल है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को बोला जाता है कि ये पर कैपिटा इनकम टोटल जो होती है आपकी, वो उसको बोलते हैं जब हम लोग अपनी टोटल इनकम को, कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर दें किससे, टोटल पॉपुलेशन से। यहाँ टोटल इनकम की जो बात हो रही है वो है नेशनल इनकम, और जब नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन के साथ में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पर कैपिटा इनकम कहलाता है। पर कैपिटा इनकम का जो रेशियो है वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। 2004 में एक पैरामीटर डिसाइड किया गया था, उस पैरामीटर के हिसाब से 4,53,000 पर एनम जहाँ की भी पर कैपिटा इनकम होती है वो कंट्रीज रिच कहलाती हैं, और
37,000 या इससे कम कहीं की भी कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम होती है, वो कंट्री क्या होती हैं, वो कंट्री लो इनकम कंट्रीज या पुअर कंट्रीज कहलाती हैं। ये पर कैपिटा इनकम का पैमाना है। यूजफुल वेज टू कंपेयर कंट्रीज, हम लोग ने बोला था हम कंट्रीज को भी कंपेयर करेंगे, किस किस बेसिस पे डेवलपमेंट होता है, कौन सी डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, या किस तरीके की कंट्रीज है। ठीक है, तो यूजफुल वेज क्या है किसी भी कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए? पहला तो पॉपुलेशन है भाई, पॉपुलेशन के बेसिस पे ही हम लोग काउंट करते हैं कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट क्या है, अच्छी है, बुरी है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की डेवलपमेंटल ग्रोथ डाउन हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ही मेन फैक्टर नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ मेन फैक्टर है। अगर कहीं की पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ की डेथ रेट बहुत ज़्यादा डाउन है, इस बेसिस पे भी हम लोग ये सब काउंट करते हैं कि किसी भी कंट्री की क्या आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी किसी की हाई है, लो है, उसके बेसिस पे ये काउंट होता है। तो हम लोग की जहाँ देखेंगे जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वो कंट्री क्या है, वो कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री या कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्राइटेरिया में चली जाती है। ठीक है, लो पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ क्या होती हैं, कहीं ना कहीं हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह परफॉर्म करती हैं। ठीक, दूसरा जीडीपी या जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी क्या होती है? किसी भी कंट्री की जीडीपी ये होती है कि किसी भी एक कंट्री की अगर ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये पूरी की पूरी उसकी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो सकती है? अगर वो कहीं विदेश में भी काम कर रहा है, कहीं एम्बेसी भी बनी हुई है, जैसे एम्बेसी बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान में इंडिया का कोई वर्कर काम कर रहा है एम्बेसी के अंदर, तो ये भी काउंट हो जाता है यहाँ की भारत की जीडीपी में। तो ये इंडिया की जीडीपी जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं इंडियन सिटीजन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और इंडियन सिटीजन जो एब्रोड काम कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है और उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी जिसकी ज़्यादा अच्छी, वो कंट्री ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है, तो जीडीपी के बेसिस पे भी हम लोग काउंट करते हैं। ट्रेड बैलेंस वन ऑफ दी अनदर फैक्टर। ट्रेड बैलेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग टाइप की इकोनॉमी को काउंट करते हैं। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रेड बैलेंस का मतलब ये होता है कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड करती है अगर, तो उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लेवल क्या है। अगर ऐसा तो नहीं हो गया कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर लिया है हमने, बहुत हाई इंपोर्ट कर लिया है और एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम होता चला गया, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ट्रेड का बैलेंस होना चाहिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों जो प्रोसेस हैं उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैलेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की बात हो रही है यहाँ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी भी कंट्री के कुछ इंडेक्सेस होते हैं, कुछ इंडेक्सेस निकालती हैं, जैसे HDI एक इंडेक्स है जिसको UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था 1990 से बनी और तब से लगातार कुछ ऐसे इंडेक्सेस निकालती है जो किसी भी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट या उसके जो भी परफॉर्मिंग क्राइटेरियाज हैं उनको परफॉर्म करने की कहीं ना कहीं एक तरीका बताती है, एक पैरामीटर बताती है कि ये डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP जब जारी करती है, हर कंट्री का इंडेक्स आता है, उन कंट्रीज़ के इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं। उन कंट्रीज़ के इंडेक्स में किसी की भी सेक्टर की हेल्थ काउंट हो सकती है, किसी भी कंट्री की हेल्थ के साथ में उसकी नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन, जिसमें हम लोग बोल रहे थे, और तीसरी चीज़ होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों की अच्छी है बुरी, जिसकी अभी हम लोग ने पीछे बात करी। पर कैपिटा इनकम लो है या हाई है, रिच है या पुअर है या मॉडरेट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी हमको पता लग जाता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अंदर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में उसकी बर्थ रेट, उसकी डेथ रेट, उनके एम्प्लॉयमेंट रेशियो में, जनरेशन में किस तरीके का डिफरेंस आ रहा है, उनकी इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के लेवल के तमाम ट्रांजिशन को कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया जाता है और इससे हम लोग यहाँ पे कंट्रीज़ को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अभी नया जो सेक्शन है आपका वो क्या है? अब इसके बाद में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अब हम लोग बात करेंगे।
तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की जब हम लोग बात करें, अभी तक हम लोग ने डेवलपमेंट की बहुत डिटेल में बात कर ली है कहीं ना कहीं, उससे बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर यहीं पे हो गए होंगे। और अगर हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर चले आते हैं तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को 3 बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है, इसी चार्ट के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो मार्केट के अंदर परफॉर्म हो रही थी, जिनकी हम लोग ने भी पिछले डायग्राम के अंदर बात की थी। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पहला तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं? एक तो प्राइमरी सेक्टर हो सकता है, एक सेकेंडरी सेक्टर हो सकता है और एक टर्शियरी सेक्टर हो सकता है। अभी डिटेल में चलेंगे इसके बारे में। दूसरा अगर हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं हमारी, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आपकी जो क्या हो सकती है, वो हो सकती है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो भाई या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई बंदा करेगा या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करेगा, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर ओनरशिप की बात करें हम लोग तो पब्लिक सेक्टर ओनरशिप होती है, प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होती है और कुछ ज्वाइंट सेक्टर भी ओनरशिप होती हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। तो इन 3 सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे और इन 3 सेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन इकोनॉमी को आगे करके पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर डेयरी हो सकती है, प्राइमरी सेक्टर फिशिंग हो सकती है, प्राइमरी सेक्टर फॉरेस्ट्री हो सकती है। अगर हम लोग को एग्जाम्पल लिखने हो कहीं पे या कहीं एग्जाम्पल देने हो कि व्हाट आर प्राइमरी सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर्स हमारे किस तरीके के हो सकते हैं? एग्रीकल्चर भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, डेयरी भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है, फिशिंग भी प्राइमरी सेक्टर है और फॉरेस्ट्री हमारा प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो चेयर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, चाहे वो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, चाहे वो किसी भी व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या चाहे वो किसी भी आपके फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, बिस्किट हो रहे हो, बर्गर हो रहे हो, पिज़्ज़ा हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, है ना, खाने पीने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, चिप्स वगैरह जो भी हो, आप लोग समझ सकते हो। सर्विस सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर क्या होते हैं? हमारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं। अब सर्विस में जैसे रेलवे आपको सर्विसेज दे रहा है ना, बस आपको सर्विसेज दे रही है, मेट्रो आपको सर्विसेज दे रही है, डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, टीचर आपको सर्विसेज दे रहा है, मॉल में जाते हो आपको तो रेस्टोरेंट में आपको सर्विसेज मिलती हैं। तो ये सब क्या है? होटल, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी हैं वो सब सर्विस सेक्टर के पार्ट और सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो थोड़े से और डिटेल के अंदर अगर हम लोग चले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के क्लासिफिकेशन के अंदर, तो इसको डिटेल में अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो आप डेफिनेशन में कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको तो डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर प्राइमरी सेक्टर को देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो प्राइमरी एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से, कहीं ना कहीं उसका एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट हो? वो डिपेंडेंट हो आपका किसके ऊपर? नेचुरल, ठीक है, किसके ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे मैंने मार्क किया क्या है? एग्रीकल्चर भी तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, फिशिंग भी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज है, माइनिंग भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनका जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन है पूरा का पूरा डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो भी एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन जिसका भी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होता है वो सेक्टर्स हमारे प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड ETC, ये आप इसके अंदर एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉरेस्ट्री वगैरह भी ये सब इसी के अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं। डेयरी, फॉरेस्टिंग वगैरह जो भी है सब इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर हमारा। सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बोला गया द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेट करेंगी वो सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर की कहलाएंगी। अब मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
कोल सर्विसेज वगैरह जो भी हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें, वो मैन्युफैक्चरिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सबकी किसके अंदर आएंगी, वो सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट बनेंगी और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर ही आएंगे। आगे बात कर लेते हैं टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर क्या है? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर मोस्टली बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। वो सर्विसेज जो प्रोवाइड कर दें आपको, वो क्या हो जाएंगी, सोसाइटी को कहीं ना कहीं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सेक्टर कौन सा हो जाएगा? टर्शरी सेक्टर हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, जैसे रेलवे में आप लोग यात्रा करते हैं तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो भी हो गया आपका, बसेस सर्विसेज वगैरह जो भी हो गई, वो सब आपकी टर्शरी सेक्टर है। आप टर्शरी सेक्टर के अंदर देखते हो कि आप किसी भी एनजीओ में काम कर रहे हो, ठीक, किसी भी आप कहीं वर्क प्लेस में जाके काम कर रहे हो, अगर किसी भी आप एग्जाम्पल ले लो, किसी भी कॉल सेंटर में जाके काम कर रहे हो, तो वो तमाम सेक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके, वो सब के सब टर्शरी सेक्टर हो जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती हैं, मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए टिकट मिलता है, मूवी देखते हो, वो सब पार्ट जो होता है वो सब भी किसी का पार्ट है, तो वो उसका है टर्शरी सेक्टर का एक पार्ट है। अब ये प्राइमरी भी पढ़ा हमने, सेकेंडरी सेक्टर भी पढ़ा और टर्शरी सेक्टर भी पढ़ा। तीनों सेक्टर क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? क्या एक दूसरे की वजह से तीनों सेक्टर चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक क्रॉप का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका नाम है शुगर केन। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है शुगर केन का। शुगर केन को अगर प्रोडक्शन देखा जाए हम लोग, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे इसका प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन इसका डायरेक्ट अगर किसकी बात करें तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर का हो जाएगा। अब शुगर आपको पता है, शुगर केन जो आपको पता है कि ये कन्वर्ट किस में होती है? शुगर में कन्वर्ट होती है, फैक्ट्री में जाती है, शुगर फैक्ट्री वगैरह में जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होने की इंडस्ट्री वगैरह के अंदर जाती हैं, वहाँ पे इसका क्या होता है? शुगर में कन्वर्जन होता है इसका। शुगर केन को जब कन्वर्ट करते हैं शुगर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि कहाँ चला गया है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर चला गया। अब ये शुगर को लोग कंज्यूम भी तो करेंगे, इसका कंजम्पशन भी तो होगा। और कंजम्पशन कैसे हो सकता है? कंजम्पशन जब तक सर्विसेज नहीं दी जाएंगी तब तक कंजम्पशन कैसे होगा? ये शुगर केन किसी शॉप पे भी तो आएगी, वो शॉप पे आने के बाद ही तो ये शुगर केन आपको मिलेगा। शुगर केन से शुगर बनी और शुगर जो है वो शॉप्स के ऊपर आई और शॉप्स के बाद आके वो शुगर आपको मिलने वाली है। शॉप पे कैसे आई? शॉप पे किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आई होगी, या कोई ट्रक लाया होगा, या कोई ट्रेन लाई होगी, या किसी भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आई होगी। ठीक है, और वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आके कहाँ पे पहुंची? वो पहुंची आपकी किसी भी एक शॉप के ऊपर। जब वो किसी शॉप के ऊपर पहुंचती है, कहीं एक जगह पहुंचती है, तो वहाँ से लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइड करी जाती है शॉपकीपर द्वारा कस्टमर को, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? टर्शरी सेक्टर। तो आपने देखा कैसे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल हम लोग ने शुगर केन का लिया, तो शुगर केन ही जो है आपकी, वो पूरी की पूरी हम लोग ने देखा तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, या वो टर्शरी हो, तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इजीली डिपेंडेंट होते हैं। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वर्ड आया था बीच में जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात मैंने आपको बता दी थी। अगर मैं यहाँ पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी ले लूँ, ये हमारी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, हमने मान लिया ये पूरा का पूरा रीजन इंडिया है, ठीक है। इंडिया का जो भी यहाँ पे लोग इनकम अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न करने का मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे रह के इनकम को अर्न कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि कुछ फॉरेनर्स भी भारत में रह के इनकम को अर्न करते हैं, वो अपना पैसा उठा के कहाँ भेजते हैं? विदेशों में भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे इनकम अर्न कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन इंडिया में रह के, वो तो आएगा ही आएगा भारत के जीडीपी में। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, ये मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे दुबई उबई लोग चले जाते हैं, सऊदी लोग चले जाते हैं, कनाडा लोग चले जाते हैं, ठीक है, यूएसए लोग चले जाते हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं लोग जाके। अब यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन इंडियन सिटीजन्स की जो भी सारी की सारी पैसा काउंट होता है, वो भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होता है, भारत की जीडीपी के अंदर काउंट होता है अगर वो इंडियन सिटीजन है। यहाँ पे जो हमारे एम्बेसीज हैं हमारे,
ठीक है। एम्बेसीज के साथ में हमारा जो भी शिप्स जाते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे प्लेन्स जाते हैं जो भी, तो जिस रूट तक जाते हैं, जहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक वो उतारेंगे लोगों को, वहाँ की जो सर्विसेज वो देते हैं, वो सर्विसेज भी भारत के जीडीपी में काउंट होती हैं। तो किसी भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अर्न करके जब कंट्री को देते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए 1973 से लेकर 2003 तक में इन 3 सेक्टर्स को कहीं ना कहीं हम लोग ने थोड़ा सा क्या करा है, एक बार हम लोग इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में पिछले कुछ सालों में चेंज क्यों आया। अभी हमने इसमें रिसेंट डेटा नहीं लिया है, क्योंकि रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग ही 2003 से लेके अगर हम लोग 2022 तक की बात करें तो 2003 से लेके 22 तक में रेशियो कहीं ना कहीं वही कांस्टेंट रेशियो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई अपलिफ्टमेंट देखने को नहीं मिला, इसलिए हमने 2003 तक का यहाँ पे डेटा लिया। 1973 की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए कलर दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक कलर मैं भी ले लेता हूँ, रेड कलर, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर को आपको इस कलर से दिखाया गया है, ये देखिए ये है आपका टर्शरी सेक्टर। ये टर्शरी सेक्टर जो है, टर्शरी सेक्टर का रेशियो आप देख लीजिए कितना है, इतना है। अगर हम लोग बात करें किससे कम है, ये प्राइमरी सेक्टर का रेशियो है, ग्रीन वाला जो है आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर से कम है टर्शरी सेक्टर, सबसे ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। सेकंड पोजीशन पे कौन सा देखेंगे अगर हम लोग, सेकंड पोजीशन पे हमारा टर्शरी सेक्टर, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर जो है आपका मॉडरेट है सेकंड पोजीशन पे। और अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा है वो है डाउन, इस समय में सेकेंडरी सेक्टर हमारा डाउन है, जो कि येलो कलर से। लेकिन 2003 में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ, 2003 तक आते आते हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, कम हो गया, प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर कहाँ चला गया आपका, जो टर्शरी सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा हाई हो गया। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, ये है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर है, तो सारी की सारी इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, आगे टर्शरी सेक्टर के ऊपर आके डिपेंडेंट हो गई। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर वहीं रहा मॉडरेट लेवल पे, और प्राइमरी सेक्टर एकदम डाउन चला गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो ये जीडीपी के बेसिस पे भी हम लोग ने देखा कि जीडीपी के बेसिस पे ये सारे के सारे रुपीस में काउंट किए थे हम लोग ने, कहाँ पहुँच चुका है हम लोग का, ये है 2.1 लाख करोड़ की जो है कहीं ना कहीं यहाँ इकोनॉमी बन चुकी है। इस वजह से हम लोग जो है सर्विसेज सेक्टर को यहाँ पे तीनों को मिला के जीडीपी के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। जीडीपी के बेसिस पे अगर सेक्टर्स की शेयर की बात करें हम लोग जीडीपी परसेंटेज के बेसिस पे, तभी हमको यही देखने को मिलेगा कि सर्विसेज सेक्टर में बहुत तेज़ी से और अच्छा ग्रोथ हुआ है, और जो प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा डाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हो गए, सर्विसेज सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते चले गए। एम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज के हिसाब से देखें, एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जो है पहले भी 1973 में भी एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा था, आज के समय में भी एग्रीकल्चर फील्ड ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और टर्शरी सेक्टर जो है सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, फर्स्ट पे ये आ जाते हैं, और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा किस बेसिस पे जो है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो होता है आपका उस बेसिस पे होता है, ठीक है। अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखें हम लोग, ओनरशिप के बेसिस पे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने क्या क्या देखा था, एक था पब्लिक, एक था प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट के अंदर अगर हम लोग बात करें, पब्लिक टाइप के कौन से होते हैं, तो गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा या पूरा का पूरा एसेट जो होता है वो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, और सारी की सारी सर्विसेज अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। जैसे एयर इंडिया की बात कुछ समय तक पहले हम लोग करते थे, ठीक है। एयर इंडिया क्या थी, पूरी तरीके से गवर्नमेंट थी, लेकिन आज के समय में तो इसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, एयर इंडिया प्राइवेट नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम इसको हटा भी दें तो हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टिल अ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की ही देखरेख में है, गवर्नमेंट का ही एसेट है, गवर्नमेंट ही इससे सर्विसेज पूरी की पूरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये RBI हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर का पार्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर में बहुत सी
कंपनीज BHEL, इंडियन ऑयल वगैरह ऐसी तमाम कंपनीज जो हैं आपकी पब्लिक सेक्टर का पार्ट हो सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। इसके अंदर जो ओनरशिप एसेट्स की होती है या डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है, आप पूरी के पूरे एसेट्स भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास में होंगे और जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज करेंगे, वो कहलाते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे वोडाफोन, यहाँ पे आप लोग जियो का भी नाम लिख सकते हो, रिलायंस, जियो रिलायंस की बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो आज के समय में यही चल रहा है बस जो भी चल रहा है, या फिर एयरटेल का नाम भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी कैसी हैं, सारी की सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता है। ठीक है, टाटा वगैरह जिसकी आप लोग देखते हो कार्स वगैरह चलती हैं, ठीक, तो टाटा वगैरह जो होती हैं वो टाटा वगैरह की कंपनी वो भी पूरी की पूरी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही के हाथों में होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही उसको देखते हैं। और ऐसे बहुत से प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं भारत के अंदर जिनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर हमारा बहुत। एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को अगर डिवाइड करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर को देख ले, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। इसके अंदर आपको एश्योरेंस मिलता है वर्क का और एम्प्लॉयमेंट रेगुलर रहता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पुलिस सर्विसेज, आर्मी सर्विसेज, बैंक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, ये तमाम ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अगर आपको मिलती है जहाँ पे गवर्नमेंट आपके कुछ सिक्योरिटीज़ आपको प्रोवाइड कर दे। एक तो जॉब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर दे, जॉब के बाद में भी अगर आपको पेंशन देना पड़े तो पेंशन की सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कर दे, और पेंशन से पहले पहले फुल जॉब के समय में आपको PF भी देती रहे गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, साथ में हेल्थ सिक्योरिटी भी मिलती है, आपकी फैमिली सिक्योरिटीज़ भी मिलती है। तो तमाम सिक्योरिटीज़ को जब आपको प्रोवाइड किया जाता है थ्रू एन एंटरप्राइजेज, वही क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग इसमें पुलिस सर्विसेज और बैंक सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, तमाम एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोग मेंशन कर सकते हैं और तमाम एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर्ड विच आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इट हैज़ लो पे एंड अनसिक्योर्ड जॉब। ये वो होते हैं, स्मॉल होते हैं, थोड़ा स्कैटर्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो। ठीक है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है। इसके अंदर जो नौकरी मिलती है, आपको जॉब मिलती है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आज आपको जॉब मिली, हो सकता है कल आपकी जॉब चली जाए, उसमें कोई सिक्योरिटी पेपर साइन नहीं होते हैं उसके अंदर, और हो सकता है वो जॉब आपकी 1 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, लाइफ टाइम चल जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसकी। ठीक है, सिक्योरिटी अगर आपकी जॉब की नहीं है तो फिर आपकी लाइफ की सिक्योरिटी भी उसमें नहीं है, आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी भी उसके अंदर नहीं है, पेंशन की सिक्योरिटी भी नहीं है, PF वगैरह भी उसके अंदर आपको नहीं मिलता है। ये होते हैं आपके अनऑर्गेनाइज टाइप के। और ज़्यादातर भारत के लोग आपको पता है किसमें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइज में या अनऑर्गेनाइज में। अगर आप एक डेटा निकाल के देखोगे तो ज़्यादा मैक्सिमम, मैं तो कहूँगा ज़्यादा या सभी लोग कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं। ऑर्गेनाइज में बहुत ही कम लोगों को रेशियो में काम मिलता है। लीजिए एग्जाम्पल भी है आपके सामने, वो एग्जाम्पल क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 83%, 83% लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं भारत के अंदर, और मात्र 17% लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ वर्क करते हैं, जिनको जॉब की, फैमिली की, लाइफ की या कहीं ना कहीं हेल्थ वगैरह की थोड़ी बहुत सिक्योरिटी मिली हुई है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 83% लोगों के पास में किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं। बढ़ना तो चाहिए था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, बढ़ना तो चाहिए था किसमें, सॉरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लोगों को बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ किस में रहे, अनऑर्गेनाइज में, जिसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है। और जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है जॉब की, वहाँ पे जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन्वॉल्व होने की वजह से
अगर हम लोग इंडिया के अंदर देखें तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इनइक्वालिटी के बेसिस में भी हम लोग हाई हैं, पॉवर्टी भी हम लोग की कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे तमाम सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के जिसमें हम लोग अभी भी डेवलपमेंट के बेसिस पे लैग कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी है, पॉलिसीज, स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई जाती हैं लगातार जिसके बेसिस पे हम लोग ग्रो करते रहें, ठीक है। तो ये रेशियो हमारा था जिसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एनएसएसओ डेटा वगैरह जो निकालता है, मेरा खुद का बताया हो या कोई डेटा नहीं है, एनएसओ जो डेटा निकालता है वो एनएसएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग ही हमने इसको पूरे को यहाँ पे इस डेटा को देखा, ठीक है। ये सारा का सारा बात चल रही थी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर की, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कैसे नहीं होगी? अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही अगर हम लोग देखें तो पॉवर्टी क्रिएट होती है, गरीबी लोगों के अंदर आती है, स्टारवेशन लोगों के अंदर आता है, लोग भूखमरी का शिकार हो जाते हैं और अपनी फैमिली को सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक इनइक्वालिटी के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो समाज के अंदर असमानताएं हैं उन असमानताओं के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल में होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है कि जब कोई पर्सन कैपेबल और विलिंग किसी भी वर्क को करने के लिए हो, उसके बावजूद उसको एम्प्लॉयमेंट या रोजगार ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन को आप लोग देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द वर्कर्स हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। उनको एम्प्लॉयमेंट ना मिले, किनको? जो लोग विलिंग और कैपेबल हैं वर्क करने के, उसके बावजूद वो लोग खाली हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं उनके लिए जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है? अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं इसके, कॉजेज क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, या इसके हम लोग अगर बात करें कि हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, मेजर्स क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग ने अनएम्प्लॉयमेंट को समझा, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को और देख लेते हैं। टाइप्स में क्या क्या है? सीजनल टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वन बाई वन सारे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, क्या मतलब होता है इन सारे अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है जो कि कहीं ना कहीं सीजन के अकॉर्डिंग डेवलप होना शुरू हो जाए। सीजन के अकॉर्डिंग डेवलप होने का मतलब ये, मतलब एक सीजन है, मान लिया हमने कि वो सीजन चल रहा है मई जून जुलाई का। मई जून जुलाई का सीजन क्या होता है? मैंगो का सीज़न होता है। अब कोई अगर मैंगो का बिजनेस करता है या मैंगो बेचता है, मैंगो का ही कारोबार है उसका, तो वो मैंगो जब तक बेचेगा तब तक तो उस सीज़न में उसके पास में एम्प्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका मैंगो का काम खत्म हो जाएगा, अब उसके पास में कोई दूसरा काम है नहीं करने के लिए, ठीक है। तो किसी और चीज़ की उसके पास में बागवानी नहीं है, खेती नहीं है, प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ आम की रिसोर्सेज हैं उसके पास में, तो वो अदर समय के लिए क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं कि जब किसी एक सीजन के अकॉर्डिंग उसको पैसा मिले, रुपया मिले या रोजगार मिले, रोजगार से मिलेगा पैसा रुपया, तो किसी एक सीजन में जब उसको रुपया या रोजगार मिलता है उसको हम लोग सीजनल टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो वो हो गया सीजनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इसके अंदर अगर आप लोग पढ़ो तो इसकी डेफिनेशन बोल रही है, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जितने चाहिए उससे ज्यादा, मतलब हिडन भी हो गया ये कि चाहिए तो 2 थे लेकिन कर 4 लोग काम रहे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे ले तो एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड का। एग्रीकल्चर फील्ड, किसी भी एक खेत का या किसी एग्रीकल्चर फील्ड का एग्जाम्पल लीजिए। आप लोग ने देखा होगा कि जब भी वहाँ पे किसी भी सोइंग सीजन होता है, वीट या फिर अगर हम लोग बात करें शुगर केन वगैरह को वहाँ पे लगाने की बातें होती हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में रिक्वायरमेंट तो वहाँ पे 4 लोगों की या 8 लोगों की भी मान ले, अगर हम है 8 लोगों की रिक्वायरमेंट है किसी भी एक फील्ड को वहाँ पे प्रोड्यूस कराने के लिए और फील्ड को तैयार करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पूरे परिवार काम कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली काम कर रही होती है। 8 की जगह
वहाँ पे 16-16, 20-20 लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो काम कितने लोगों का था? सिर्फ 8 लोगों का था। प्रोडक्शन वो 8 लोग भी देंगे और प्रोडक्शन 16 लोग भी उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा उतनी फील्ड में। लिमिटेड लैंड है ना, उस लैंड के ऊपर उतना ही प्रोडक्शन हो पाएगा, चाहे 8 लोग काम करें चाहे 16 लोग काम करें। तो ये जो 8 लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उन बेचारों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? उसी फील्ड में आके काम कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है? ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो और जनरेट हो रहा है। इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब, जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट करने से कहीं ना कहीं फेल हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली सिंपल सा है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे रिसोर्सेज या कैपिटल कम हो, जहाँ पे रिसोर्सेज या कैपिटल कम हो, कैपिटल कम होगी जहाँ पे, वहाँ पे इकोनॉमी जनरेट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी, रिसोर्सेज ही नहीं डेवलप कर पाएगी। तो स्ट्रक्चर की जहाँ पे कमी हो, स्ट्रक्चर का मतलब जहाँ पे फैक्ट्री ना लगी हो, ठीक है, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना लगी हो, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, फैक्ट्री नहीं होंगी, वहाँ वर्कर्स काम ही नहीं करेंगे, जाएंगे कहाँ काम करने? तो जहाँ स्ट्रक्चर की कमी है, स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, या तमाम तरीके की जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी होती हैं, ये सब आपकी स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहाँ पे लैक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जब डिप्रेशन आ जाए उसकी वजह से क्रिएट होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए उसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एक यहाँ पे ये साइकिल है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड साइकिल, ठीक है। ट्रेड साइकिल के अंदर क्या होता है? इकोनॉमी की कंडीशन जो है यहाँ पे, ये आपकी अभी बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है, लेकिन क्या हुआ इकोनॉमी के अंदर, हमने देखा धीरे 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 करके इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करी, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और ये अपने पीक पे पहुंच गई। इसको कहते हैं बूम पोजीशन, कि इकोनॉमी अपने एकदम पीक पे। जब इकोनॉमी अपने बहुत पीक पे होती है तो क्या होता है? मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता चला जाता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन किसी टाइम पे ऐसा होता है कि ये धीरे 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 डाउन आती है, और डाउन आके फिर अपने एवरेज पे चली जाती है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के साथ में एक प्रोसेस होता है, वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को। तो जब महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, इसके साथ साथ में महंगाई भी बढ़ती जाती है, और महंगाई जब बढ़ जाती है तो वो पोजीशन होती है बूम की, मैक्सिमम पोजीशन। लेकिन इसके साथ तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इसको डाउन करना शुरू कर देती है। डाउन क्यों कर रही है? क्योंकि ये इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ है, महंगाई बहुत बुरी चीज़ है। महंगाई को कम करना है, महंगाई को कम करने के लिए हम लोग नीचे चले आते हैं, इसको कम करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं एवरेज पे आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है? कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, अनसर्टेन कंडीशन ऐसी कुछ क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सिचुएशन हमको कंट्रोल में नहीं आ पाती है। जब कंट्रोल में नहीं आ पाती है तो ये सिचुएशन धीरे 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 डाउन होती है, और ये इन्फ्लेशन से कहाँ पे ले जाती है? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? मंदी। मार्केट के अंदर क्या हुआ? महंगाई से ज़्यादा अब क्या है? डिफ्लेशन की तरफ। अब मार्केट सुस्त होना शुरू हो गया, पैसा कम होना शुरू हो गया। अब ये जब कम होता जाता है धीरे धीरे ऐसी पोजीशन में आ जाता है, ये सबसे नीचे की सिचुएशन होती है, इसको कहते हैं हम लोग डिप्रेशन। डिप्रेशन वो सिचुएशन होती है जब इकोनॉमी की सबसे वर्स्ट हालत होती है, इकोनॉमी इससे नीचे गिर ही ना सके, उसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमी की बुरी हालत क्या होती है? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन से भी बुरी हालत क्या होती है? डिप्रेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट में मंदी आ जाना, ठीक है, मंदी आ जाना, डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या करता है? धीरे धीरे फिर हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं और ला के एवरेज पे ला। तो यहाँ की जो सिचुएशन होती है डिप्रेशन पे, यहाँ डिप्रेशन में बहुत हाई लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन पे क्रिएट होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लिकल। देखो ये साइकिल बन रही है ना, साइकिल, ऐसे साइकिल बन रही है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जाम्पल आप लोग डाल सकते हो ट्रेड साइकिल का, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा साइकिल के थ्रू आपको ये एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ठीक है। और इसके बीच में जो पीरियड होता है चेंज करने का, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया, ये देखो बेसिकली बच्चों कहाँ होता है? ये होता है डेवलप्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर। जो भी इकोनॉमी कैसी होंगी? डेवलप्ड टाइप की होंगी, ठीक है।
जो इकोनॉमी कैसी होंगी, डेवलप टाइप की इकोनॉमी होंगी। उन डेवलप टाइप की इकोनॉमी के अंदर हमको फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? इसके अंदर बोल रहा है कि बंदा कोई स्विच कर रहा है एक जॉब से दूसरे जॉब की तरफ। मतलब अगर एक कंपनी के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे उसको 50,000 रुपये की इनकम मिल रही थी पर मंथ, ठीक है, लेकिन उसको ऑफर मिल गया अच्छा कोई 70,000 पर मंथ का, ठीक है। 70,000 पर मंथ के लिए उसने क्या करा, स्विच करने के लिए अप्लाई कर दिया और 50,000 वाली जॉब छोड़ दी। बोले 50,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे 50,000 वाली नहीं चाहिए, मुझे 70,000 चाहिए, तो उसने जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ने के बाद वो इसकी प्रिपरेशन करेगा, इसके लिए जाएगा। जब वो इसके लिए जाएगा तो बीच में गैप आएगा, वो जॉब छोड़ चुका है और इसकी तैयारी कर रहा है इसमें जॉब लेने के लिए। तो ये जो बीच का गैप है, जब वो चेंज कर रहा है जॉब, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर ले रहा होता है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों होगा और अंडर डेवलप्ड में या डेवलपिंग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग टाइप की जो इकोनॉमी है, जैसे ये इंडिया, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। लोग 50,000 की भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है ना, तो 50,000 की मिलना बड़ी बात होती है, तो क्या होगा, तो वही मिल जाए बड़ी बात है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेवलप टाइप ऑफ इकोनॉमी में काउंट करते हैं। यहाँ लोग जल्दी जॉब स्विच नहीं करते हैं, जो मिल जाती है जॉब उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, आप लोग को बहुत समझ आया होगा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। और इसके बाद में अब जब हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ में अब हम लोग मिलते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।